नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में चुनाव है और जब चुनावी मौसम है तो दूसरे प्रदेशों से भी नेता आते हैं जो बिहार से जुड़े होते हैं और अपने अपने प्रत्याशियों को चुनाव जिताने के लिए पसीने बहाते हैं। तो देखिए, इसी तरह का पसीना बहाने के लिए दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं नीरज तिवारी जी बिहार पहुंच चुके हैं। सिवान के 8 विधानसभा क्षेत्रों में क्या स्थिति है पार्टी का, एनडीए क्या कर रहा है, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे क्योंकि सीमान पूरे बिहार ही नहीं देश में चर्चा में है। और जानते हैं ना देश में क्यों चर्चा में है? क्योंकि एक तो यहां से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे चुनावी मैदान में है और दूसरे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब चुनावी मैदान में है। आप तो जानते ही हैं कि जब जब शहाबुद्दीन का नाम आता है पूरा बिहार को लोग जानता है, आज ही से नहीं लंबे समय से। चाहे उनके जिस कारणों से जानता हो, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग समर्थक हैं। कोई उन्हें विकास पुरुष कहता है तो कोई उन्हें अपराधी कहता है। हम आप पर छोड़ते हैं आप शहाबुद्दीन को क्या सोचते हैं, लेकिन हम नीरज जी से जानेंगे कि सिवान के चुनाव में शहाबुद्दीन भी आज एक फैक्टर बने हुए हैं और आप आए हैं, तो क्या हालचाल है सिवान चुनाव का? देखिए, सिवान चुनाव का जो हम लोगों ने देखा, मुझे खास तौर से रघुनाथपुर में लगाया गया है। तो सिवान में हम 8 सीट जीत रहे हैं। उसका ये कोई मतलब राजनीतिक वक्तव्य मैं नहीं दे रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि हमारे जो भी कैंडिडेट हैं वो ज़मीनी हैं। हमारे जो भी कैंडिडेट हैं वो सभ्य हैं, सौम्य हैं, संस्कारी हैं, कार्यकर्ताओं के सम्मान करते हैं, कभी किसी को अपमानित नहीं करते हैं, कभी किसी को गाली नहीं देते हैं, कभी डराते नहीं हैं, धमकाते नहीं हैं। मेरा 8 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट भी आप बता दीजिए जो कभी किसी मेरे दल के छोड़ दीजिए कार्यकर्ता, किसी दूसरे दल के कार्यकर्ता को भी कभी फ़ोन पर भी धमकी दिया हो और सम्मान नहीं दिया हो। इसलिए जनता मेरे साथ जुड़ रही है। मैं अभी आया हूँ, सम्राट जी का कार्यक्रम था, उसमें हम लोग सम्मिलित होके आए। हमारे साथ यहाँ के सांसद ओम प्रकाश जी के लड़के भी थे। हम लोगों ने देखा समर्थन उस चीज़ को, किस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, नौजवान जुड़ रहे हैं, किस तरह से समाज के हर वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही विकल्प है इस देश के लिए और एनडीए ही विकल्प है, नीतीश जी ही विकल्प है इस प्रदेश के लिए। आपने बहुत अच्छा बात बताया, लेकिन कहा तो ये जा रहा है, विरोधी कर रहे हैं कि मंगल पांडे तो सिवान में घेरा गए हैं। अवध बिहारी चौधरी पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आरजेडी के कभी सीएम के वो दावेदार थे। तो वैसे नेता के सामने सिवान का हर दाव जानते हैं। पिछले ही चुनाव में आप ही के पार्टी के सांसद जो थे उनको पटकनी दे दी थी। अब मंगल पांडे जमीनी नेता नहीं है, पटना में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल गलत बात है। ये जो भी मीडिया में परसेप्शन चला रहा है, मंगल पांडे जी हमारे पार्टी के बड़े नेता जरूर हैं, लेकिन हमेशा सिवान से जुड़े रहे हैं, जमीनी लोगों से जुड़े रहे हैं, कार्यकर्ताओं से जुड़े रहे हैं। और आपने नाम लिया अवध बिहारी जी का, आपको शायद मालूम हो कि आप लिख लीजिए, आज 14 तारीख को रिजल्ट देखिएगा। मंगल पांडे जी भारी बहुमत से चुनाव जीत के जाएंगे और सिवान की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। ये मैं आप 14 को हमको फ़ोन कीजिएगा। मंगल पांडे भी जीतेंगे और रघुनाथपुर का जो सीट है, दुरौंदा का जो सीट है, बड़हरिया का जो सीट है, दरौली का जो सीट है, जीरादेई का जो सीट है, गोरियाकोठी का जो सीट है, सारे सीट हम लोग जीतेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। हमने अपने कार्यकर्ताओं, अपने पदाधिकारियों और अपने पार्टी के लोगों का और जन समाज के हर वर्गों का मंशा देखा है। एक सुर में लोग एनडीए के साथ। महाराजगंज की सीट को छोड़ दिए आप, लगता है कि नहीं, महाराजगंज भी जीतेंगे। हम बैठे हैं, हो सकता है कि मतलब महाराजगंज भी हम जीतने जा रहे हैं। महाराजगंज की सीट भी हम जीतेंगे। 20,000 से ऊपर वोटों से महाराजगंज की सीट जीतेंगे हम। चलिए आप, हम तो कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हम तो सबका सुनते हैं और दर्शक और जनता जो है वो सबका तो जनता सुनती है। निर्णय लेगी। 14 तारीख को हम फिर आपसे मिलेंगे बिल्कुल। और तब जानेंगे कि 8 सीटों में कितने सीट महागठबंधन के पास गया और कितना। आप तो उसको शून्य पर आउट कर दिए। नहीं, शून्य पर देखिए, 2 जगह लड़ाई है, बाकी जगह तो हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं। 2 जगह कौन कौन जगह है जहाँ ये लड़ाई? आपको आइडिया होगा, 2 जगह लड़ाई है जो मैंने अरे मुझे तो आइडिया है, हम आपके मुंह से सुनना नहीं चाहते नहीं, हैं। देखिए ये संगठन का विषय है, मैं मीडिया के सामने बोल नहीं सकता। लेकिन 2 जगह लड़ाई है, बाकी जगह हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं। अब 2 जगह आप आकलन कर लीजिएगा 2 जगह कहाँ लड़ाई है।
लेकिन उसको भी हम लोग 2 दिन का समय है, 2 दिनों में हमारे कार्यकर्ता, हमें अपने कार्यकर्ता पर, पार्टी के पदाधिकारियों पर पूर्ण भरोसा है, वो दोनों सीट भी हम पूरी बहुमत से देखिए सब लोग तो आप लोग, मेरा एक परसेप्शन है, सब लोग अलग अलग प्रकोष्ठ बनाते हैं, आप जी। लोग भी बनाते होंगे, शिक्षा प्रकोष्ठ, जी। तो ये प्रकोष्ठ, लेकिन एक प्रकोष्ठ ऐसा है जो अपने आप बन जाता है और उस प्रकोष्ठ का नाम है भीतरघात प्रकोष्ठ। अच्छा। अब वो बड़ी ईमानदारी से काम करता है, और कोई प्रकोष्ठ काम करे ईमानदारी से या नहीं, नहीं करे। वो अपना दाल पानी पैसा सब लगा के बड़ा ईमानदारी से भीतरघात प्रकोष्ठ काम करता है। तो एनडीए में भीतरघात प्रकोष्ठ कितना काम कर रहा है? देखिए हमारे यहाँ भीतरघात प्रकोष्ठ नाम का कोई चीज है नहीं, हमारे ना वो तो अपने आप बनता है, उसका कोई नहीं, बिल्कुल किसी सही हर बात दल में है। हर दल में, लेकिन क्षणिक हमारे जो भी कार्यकर्ता होते हैं, सबकी मंशा होती है टिकट लड़ने का, सबकी इच्छा होती है थोड़े देर के लिए, लेकिन हमारे कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, वो नाराज नहीं होता, वो दुखी होता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर अपने पार्टी के साथ और राष्ट्र और राज्य के लिए और इस देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए स्वतः लग जाता है, क्योंकि उनको ये ट्रेनिंग है कि हमें सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है, हमें अपने समाज के लिए सोचना है, अपने राज्य के लिए और राष्ट्र के लिए भी सोचना है, और राष्ट्र निर्माण हमारे लिए सर्वप्रथम है, समाज निर्माण सर्वप्रथम है। राजनीतिक पद, एमपी एमएलए बनना और मुख्यमंत्री बनना हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप दिल्ली सुने होंगे, दिल्ली में हमारी ऐसी मुख्यमंत्री बनी जो कभी सोची भी नहीं हुई। तो हमारे कार्यकर्ताओं को ये मालूम है कि हमें कभी भी अगर राष्ट्र और राज्य का निर्माण होगा तो हमें कभी भी सम्मान मिल सकता है और कहीं भी मिल सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी भी एमपी एमएलए बनने के लिए पार्टी में काम नहीं करते हैं, उस राष्ट्र के लिए और समाज के लिए काम करते अब देखिए दो तीन चीज हम आपको बताते हैं, आप हैं तो यहीं के, भले जी। दिल्ली में आप रहते हो, बरहरिया में हैं। जी। आपने, ठीक है कि जनता दल यूनाइटेड ने एक कार्यकर्ता को टिकट दिया, जी। इंद्रदेव पटेल जी लंबे समय से जदयू से जुड़े हुए हैं, जी। लेकिन श्याम बहादुर सिंह तो निर्दलीय खड़े होकर चुनौती दे रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि बरहरिया में। नहीं नहीं, आप निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से आप सिवान सीट की बात की उसी तरह मैं बड़िया सीट बोल रहा हूँ। पूरे एनडीए के कार्यकर्ता एक मुश्त लगे हुए हैं, और वहाँ जो आरजेडी से कैंडिडेट गए सब लोग जानते हैं कि टिकट खरीद के गए हैं। एवरीवन नोज दिस इज द फैक्ट, वो एक बिजनेसमैन है, टिकट खरीदे हैं और गए हैं। आरजेडी ने कार्यकर्ता को नहीं दिया है, और एनडीए ने उसके विपक्ष में एक सिंपल कार्यकर्ता को दिया है जो सबसे जुड़ के रहते हैं और सबके साथ हैं। इसलिए मैं दावे करता हूँ और दावे के साथ कहता हूँ कि 14 तारीख को आप बड़िया का भी रिजल्ट देखिएगा, इंद्रदेव सिंह पटेल जी जीतेंगे और जीत के सदन में जाएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल और है, जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हैं विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू जी, लेकिन हम देख रहे हैं, या और लोग भी देख रहा होगा, कि वहां जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा जोर बीजेपी लगा रही है। जैसे उसी जगह पे अमित शाह भी आए, योगी आदित्यनाथ जी आए, उसके बाद और बीजेपी के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वहां पर हमारे गृह मंत्री जी उस क्षेत्र में नहीं आए, ना, सिवान में आए। रघुनाथपुर में आए नहीं हैं। नहीं नहीं, सिवान में आए हैं, पूरे सारे प्रत्याशियों के लिए एक हाँ पर्चा हाँ है, हाँ, सिवान में वहां आए। पे नहीं आए हैं। लेकिन हमारे नेता देखिए, जो हमारे बड़े नेता हैं वो ये नहीं देखते हैं कि कौन है, हम एनडीए एक परिवार है, और हमारे परिवार में किसी को कहीं भेज, जैसे आपने बोला गडकरी जी, आज गडकरी जी सिवान में है, योगी आदित्यनाथ जी हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी आए हैं, सम्राट चौधरी जी आ रहे हैं, तो कल हमारी रेखा गुप्ता जो दिल्ली की सीएम है वो आ रही हैं। तो पार्टी का एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के हिसाब से कहाँ किनको भेजना है वो एक अलग टीम तय करती है, लोग जाते हैं और प्रचार करते हैं। तो चलिए, आपने तो दावा कर दिया है कि 8 में 8 सीट जीतेंगे, बिल्कुल 8 में 8 जीत जाएंगे। बिल्कुल। माने इस दावे का आधार क्या है? इस दावे का आधार हमारे कार्यकर्ता है, हमारा संगठन है, और हमारी सोच है, और हमारी जो मैनिफेस्टो है ये है। पुराने कई कार्यकर्ताओं को आप लोगों ने नजरअंदाज भी किया है, नहीं, जनता देखती भी है ना सब चीज। बिल्कुल जनता सब देखती है, हमने नजरअंदाज किसी भी कार्यकर्ता को नहीं किया है। हो सकता है उसके लिए कोई बड़ा विकल्प खुला हुआ हो सकता है कि कोई बड़ा विकल्प हमारे पुराने कार्यकर्ता के लिए खुला हुआ हो जो सोचा भी नहीं होगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल करती है और पूरी तरह से ख्याल करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है अभी तक कभी भी कोई कार्यकर्ता, जैसे आपने देखा उदाहरण जो मैंने आपको दिया, कई ऐसे कार्यकर्ता है, हो सकता है एक दो बड़े लीडर लड़ रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता भी हमारे लड़ रहे हैं,
और बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना खा के पार्टी के लिए काम करते हैं। 3 सीटों पर माले भी लड़ रही है। अब माले को तो आप जानते हैं, देखिए वहां वहां चुनौती तो काफी मिलेगी देखिए आपको। आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा माननीय गृह मंत्री जी का कि 2026 में नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा। और नक्सलवाद और माले का जो थॉट है ये बिग सिमिलर है। तो वो जब नक्सलवाद खत्म होगा, माले खुद खत्म हो जाएगा। माले की जो सोच है समाज में लड़ाना, जहर फैलाना, नौजवानों में जहर फैलाना, जातिवाद फैलाना, इस तरह की मानसा है। आप उनकी सोच को समझ लीजिए। उनकी सोच बाहर से आती है और समाज में लोगों को बिल्कुल जो लोग हैं, समाज विकसित नहीं हो, मार काट हो, हड़पने की नीति हो, विकास नहीं हो, मेहनत नहीं हो, ये नीति उनकी है। इस नीति का हम लोग विरोध करते हैं। हमें चाहिए कि हर जगह का विकास हो, किसान का विकास हो, छात्र का विकास हो, नौजवान का विकास हो, एक एक व्यक्ति का जो हमारे आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सोच है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक जब तक विकास नहीं पहुंचेगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। ये मेरी सोच है। तो देखिए, सीवान को लेकर कई दावे नीरज जी ने कर दिया। अब देखिए 14 तारीख को जब मत ईवीएम का जब खुलेगा और पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा, तब हम आपके बीच आएंगे और बताएंगे कि नीरज जी के दाव में कितनी मतलब दम दिखा। मतदाता तो अपने आप में समझदार है, वो जानती है किसको मत देना है किसे नहीं देना है। हम ये कभी कहते नहीं कि आप इसे दीजिए या आप उसको समर्थन कीजिए, लेकिन एक बात जरूर कहते हैं कि 6 तारीख को मतदान है और उस मतदान में आप बूथ तक जरूर पहुंचिए और जाकर अपने मनपसंद के जो प्रत्याशी हैं उनको जरूर वोट दीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।